ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। अभी अगले टॉपिक पे जाने से पहले हमने कल क्या क्या कवर किया एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो इफ़ यू रिमेंबर, कल हमने सबसे पहले क्या किया था? रिजिड बॉडी, मतलब कल हम लोगों ने रोटेशनल मोशन ये पार्ट स्टार्ट किया। रोटेशनल मोशन हम लोग सिर्फ रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन की ही स्टडी करने वाले हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है पहले वो डिफाइन किया था। अब आपको सबको पता है रिजिड बॉडी क्या होता है, तो मैं वापस से डेफिनेशन में जाऊंगा नहीं। एक्सियल रोटेशन क्या होता है वो देखा था हमने। उसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी फाइंड किया था। उसका डेरिवेशन का एक सिंपल सा अप्रोच था। हमने एक आर्बिट्री शेप मतलब रैंडम शेप का एक रिजिड बॉडी लिया था। और जो रिजिड बॉडी है इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। द बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1, M2, M3 इसका मास है। और जो डिस्टेंसेस है वो है R1, R2, R3, Rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1, M2, M3, M4, M5 up to Mn with perpendicular distances from axis of rotation as R1, R2, R3, Rn। ये जो बॉडी है इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, करेक्ट। अगर बॉडी का एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है तो जब बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा, लेकिन लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है v क्या होता है, r ओमेगा। जब बॉडी रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये बॉडी पे ही है, मतलब बॉडी का ही पार्ट है वो, तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो हर एक पार्टिकल का लीनियर स्पीड भी सेम नहीं है। तो पहले पार्टिकल का लीनियर स्पीड है v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, दूसरे का है v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, nth पार्टिकल का है vn इक्वल टू rn ओमेगा। याद रखो, हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये जो बॉडी रोटेट हो रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है हमको। बॉडी के पास एनर्जी कहाँ से आएगा? बॉडी के पास एनर्जी उसके पार्टिकल से ही आएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन will be equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle up to kinetic energy of nth particle. Kinetic energy is half m v square, तो half m1 v1 square plus half m2 v2 square up to half mn vn square। half m1 v1 square, लेकिन v1 क्या है? R1 ओमेगा है, तो R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, तो M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर अप टू Mn Vn स्क्वायर था। उसमें से अब V1 की जगह पे लिख लिया R ओमेगा, तो R1 ओमेगा स्क्वायर बन गया प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेंगे, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है कॉमन। तो ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन mi ri स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया और डिनोट करते हैं I से, करेक्ट। डिटेल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे नहीं। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है क्योंकि हमको अगले टॉपिक से कनेक्ट करना है। फिर मैंने आपको ये बताया था ये जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, ये हर एक बॉडी के लिए सेम नहीं होता, ये बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। तो हमने कल स्टार्ट किया था फ्रॉम थिन यूनिफॉर्म रिंग। तो हमने कल फाइंड किया था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग, तो हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रिंग है। वी हैव अ थिन यूनिफॉर्म रिंग
गुड। और ये जो थिन यूनिफॉर्म रिंग है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आई हैव टोल्ड यू, कल बताया था आपको मैंने, ओन एक्सिस मतलब क्या, याद है क्या? व्हाट इज ओन एक्सिस? ओन एक्सिस, इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर से और रिंग को परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? इट्स ओन एक्सिस। तो ये जो रिंग है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इस रिंग का हमने लिया था रेडियस r, इस रिंग का टोटल मास हमने लिया था m। फिर हमने ऐसा इमेजिन किया था कि ये जो रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स। मतलब हमने रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हमने ऐसा इमेजिन किया कि जो रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो जो रिंग है ना, इट इज मेड अप ऑफ छोटे 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 एलिमेंट्स। उसमें से एक एलिमेंट हमने इमेजिन किया P पॉइंट पे, जिसका मास है dm, बराबर। देन जब ये रिंग रोटेट होगा तो ये मास एलिमेंट भी रोटेट होगा, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो मास एलिमेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखो, मास इंटू आर स्क्वायर, है ना, मास इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर। तो जब रिंग रोटेट होगा तो ये जो मास एलिमेंट है, ये भी रोटेट होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा था di इक्वल टू मास कितना है इसका? dm। इसका डिस्टेंस कितना है? r, तो r स्क्वायर। और di हम तब लिखते हैं मैथ्स में या फिजिक्स में, d मतलब स्मॉल। मास स्मॉल है तो उसका इनर्शिया भी स्मॉल है। गुड। लेकिन रिंग में ये जो मास एलिमेंट है, ये अकेला था क्या? ऐसे तो बाकी भी थे। तो जब रिंग रोटेट होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? रोटेट होंगे। हमको अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम लोग ये सारे एलिमेंट्स, इसके बाजू में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे? ऐड। और मैंने बताया था कि एडिशन को आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन। किस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, लेकिन डी आई क्या था? आर स्क्वायर डी एम। लेकिन R कांस्टेंट है। R कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट मैं कहीं पे भी ले लूँ, इवन इफ आई टेक इट हियर, तो भी डिस्टेंस कितना आने वाला है? R। मैं अगर ये एलिमेंट कहीं और भी लेता तो भी डिस्टेंस कितना आता? R। तो R कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के रखते हैं बाहर। करेक्ट, गुड। फिर अगर हम ऐसे सारे एलिमेंट्स के मास को ऐड करते जाए, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, तो क्या बन जाएगा? रिंग। लेकिन रिंग का मास कितना है? m। तो इंटीग्रेशन dm मतलब कौन है? m। तो ये क्या हो गया? mr स्क्वायर। तो ये आ गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इससे आगे, इट इज लाइक अ टीवी सीरियल ऑन सम चैनल। पहले वो बताते हैं कि कल क्या क्या देखा था। उससे क्या फ़ायदा होता है? जो एक एपिसोड मिस कर देते हैं ना, वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं भी अभी वैसे ही करूँगा। अब इसके आगे हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। एंड दिस इज हाउ यू विल लर्न। जब तक तुम हर दिन का रिवाइज नहीं करके आते हो ना, अगले दिन कनेक्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मेथड से निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। Moment of inertia of a thin uniform disk. सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब पता होना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म डिस्क जैसे यूनिफॉर्म रिंग था, हमने कल डिफाइन किया था यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या। पर बाय द वे एग्जाम में आपको कोई पूछने नहीं वाला व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्क, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। जैसे यूनिफॉर्म रिंग में हमने बोला था एन ऑब्जेक्ट in which all the mass is uniformly distributed at the circumference। क्योंकि रिंग में बीच में मास होता ही नहीं, सिर्फ कहाँ पे होता है? सर्कमफरेंस। लेकिन डिस्क में वैसा नहीं है, डिस्क में तो मास हर जगह पे है। तो अभी यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या? यूनिफॉर्म डिस्क इज एन ऑब्जेक्ट इन विच द सरफेस डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर। अभी सरफेस डेंसिटी मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको पता है 11 में मैंने आपको बताया था 3 टाइप के डेंसिटी की हमने बात की थी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। ये मेरे पास एक रॉड है,
डोंट वरी, मानने का काम नहीं आता ये। मान लो इसका मास, इमेजिन इसका मास 20 किलोग्राम है, और इसका लेंथ है 10 मीटर, तो हर एक मीटर में कितना मास? 2, मतलब 20/10। हर एक मीटर में जितना मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। और उसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन लेंथ। तो मास अपॉन लेंथ मतलब किलोग्राम पर मीटर। याद रखना, ये 1D ऑब्जेक्ट था, 1D ऑब्जेक्ट है ये। हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट भी आता है जैसे लाइक दिस बुक, करेक्ट। अभी ये 1D है कि 2D है? 2D है, क्योंकि ये एरिया है। सेम एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये जो मेरे पास सरफेस है, इसका मास है 20 किलोग्राम और इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना मास? 2। इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, करेक्ट। अब हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क लाइन जैसा है कि ये एरिया है? एरिया है। तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी यूज होगा कि सरफेस मास डेंसिटी होगा? सरफेस मास डेंसिटी। अब यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक एरिया ले रहा हूँ और उतना ही एरिया यहाँ पे भी ले रहा हूँ और उतना ही एरिया यहाँ पे भी ले रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी देखूं सेम एरिया में सेम मास होगा, उसको बोलता है यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक जगह पे बहुत ज्यादा मास है और दूसरी जगह पे मास कम है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, करेक्ट। दूसरा हर एक जगह पे केमिकल कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर इस एरिया में 10% एल्यूमिनियम है और 90% अगर आयरन है, तो यहां पे भी वैसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म डिस्क मतलब एन ऑब्जेक्ट whose surface density is same everywhere and composition is also same everywhere is nothing but a uniform disk। बराबर? ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो डिस्क है ना, इसका मास ले लेते हैं हम लोग, टोटल मास लेते हैं m। तो m इज द मास ऑफ डिस्क, और इसका जो रेडियस है वो ले लेते हैं r इज रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क। गुड। तो ये जो डिस्क था, इसका जो रेडियस है वो मैंने r ले लिया, r, कैपिटल R, बराबर। अब ये डिस्क, इस डिस्क का सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज कितना? सिग्मा इक्वल टू क्या था? मास अपॉन एरिया। मैंने अभी बताया डेंसिटी कैसे निकालते हो? मास अपॉन एरिया। कैसे निकालते हो? मास अपॉन एरिया। तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, m टोटल मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया क्या होता है डिस्क का? डिस्क सर्कल है कि नहीं? तो एरिया क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ये टॉपिक के लिए नोट्स मत देखो, क्योंकि थोड़ा सा पैराग्राफ ऊपर नीचे हो गए, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सेट देने वाला हूं, तो नोट्स मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक क्लियर? गुड। ये जो डिस्क है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज ओन एक्सिस? एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो रिंग भी हमने वैसा ही लिया था, रोटेटिंग अबाउट ओन एक्सिस। डिस्क भी हमने वैसा ही लिया, रोटेटिंग अबाउट ओन एक्सिस। यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपने क्या किया था? आपने रिंग को इमेजिन कर लिया था किसमें? छोटे छोटे मास एलिमेंट्स में। यहाँ पे हम लोग डिस्क को इमेजिन कर लेंगे टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग्स। तो जो डिस्क है, ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो डिस्क है ना, वो रिंग से बना हुआ है, नंबर ऑफ रिंग्स। रिंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सेंटर से। कहाँ तक जा रहे हैं? सर्कमफरेंस तक, r तक। उसमें से मैंने फिलहाल एक रिंग ले लिया,
तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। मैंने जैसे तुमको पहले बताया था, एवरीथिंग विल मैटर हियर। तुमको अगर एक टॉपिक आया डिराइव करते तो दूसरा भी आ जाएगा फिर। तो कैसा है, यहाँ पे हमने ले लिया एक रिंग। आपने रिंग को कैसे इमेजिन किया था? मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। उसमें से फिर पहले क्या किया था, एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। यहाँ पे तुम डिस्क को कैसे इमेजिन कर रहे हो? टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे एक रिंग है, उसके बाद और एक रिंग है, उसके बाद और एक रिंग है, ऐसा इमेजिन कर रहे हो। तो हम लोग पहले एक रिंग ले लेते हैं। ये जो रिंग है ना, इस रिंग का रेडियस मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। इस रिंग का मास मैं ले लेता हूं dm, और इस रिंग का थिकनेस ये आ जाता है dr। जैसे तुमने रिंग के केस में एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाला, टोटल करने के लिए इंटीग्रेट किया, यहाँ पे तुम पहले एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे और फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट। रिंग वॉज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ छोटे छोटे पीसेस, डिस्क इज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ छोटे छोटे रिंग्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले टॉपिक में तुमने क्या फाइंड किया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया? रिंग का। रिंग का किया ना पिछले केस में, तो तुमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। किसका फाइंड करना है अभी? डिस्क का। तो अगर मैं डिस्क को ऐसा इमेजिन करता हूँ कि रिंग से बना हुआ है, तो मुझे रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है ना। तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देख लेते हैं। सो इमेजिन द डिस्क टू बी मेड अप ऑफ, imagine the disk to be made up of large number of concentric, what is the meaning of concentric? same center। तो जितने भी रिंग्स मैं इमेजिन कर रहा हूं उनका सेंटर क्या है? सेम है। concentric rings each of mass dm। उसमें से मैंने एक रिंग कंसिडर किया, कंसिडर वन सच रिंग। कितने डिस्टेंस पे? एट डिस्टेंस r। ओके, और उसका थिकनेस कितना था? dr, ऑफ थिकनेस dr। बराबर यहां तक। अब जब डिस्क रोटेट होगा तो रिंग भी रोटेट होगा, तो रिंग का क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग इज। पिछले ही टॉपिक में तुमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, क्या आया था फॉर्मूला? m इंटू आर स्क्वायर। इस केस में जो तुमने रिंग इमेजिन किया है उसका मास कितना है? dm, और रेडियस कितना है? तो क्या लिखोगे? r² इंटू dm। वेरी गुड, बराबर। देखो कितना सेम है। रिंग को तुमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, पहले एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। यहाँ पे तुमने डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में इमेजिन किया, पहले तुमने एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद पिछले टॉपिक में क्या किया था? इंटीग्रेट किया था ना। हमने बोला था कि रिंग बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, करेक्ट? तो सबका निकालना तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। तो डिस्क किससे बना हुआ है? बहुत सारे रिंग से, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या करोगे? वी कैन इंटीग्रेट। तो वी इंटीग्रेट। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। रिंग कहां से स्टार्ट हुआ? सेंटर से। कहां तक गया? कैपिटल R तक, क्योंकि 0 से लेके तो कैपिटल R तक सारे रिंग्स है, ऐसा इमेजिन करके रखा था हमने। तो 0 to R, व्हाट इज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी हमने फाइंड किया, कितना आया? r² dm, इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर यहाँ तक? बराबर। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या होता है? सरफेस डेंसिटी सेम एवरीवेयर। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्क था उसका सरफेस डेंसिटी क्या था? सिग्मा था ना, सिग्मा, बराबर। ये जो रिंग है ये किसका पार्ट है? डिस्क का, तो उसका सरफेस डेंसिटी भी क्या आएगा? सिग्मा। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग इज गिवन बाय क्या लिखोगे? सिग्मा इक्वल टू, लेकिन सिग्मा मतलब सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन एरिया। तो किसका सरफेस डेंसिटी देख रहे हो? तो रिंग का मास कितना है? dm, और रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा ar। वेरी गुड 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 गुड। तो सिग्मा इक्वल टू dm अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। तो मेरे को जरा बताओ देख के, ये जो तुमने रिंग इमेजिन किया उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगर तुम बोलोगे तो तुम मुझे पूरा ये बता रहे हो, पूरा मेरे को तुम ये बता रहे हो रिंग 2 पाई आर मतलब इनर सर्कमफरेंस। फिर ये जो बाहर का पार्ट है ये कहाँ गया? थोड़ा सा डायमेंशनली भी तो सोचो। एरिया मतलब L/1 होता है कि L/2 होता है? L/2 होता है। अभी तुमने बोला 2 पाई आर, 2 पाई तो नंबर है, एंगल है ना वो, R मतलब L/1, तो एरिया 2 पाई आर हो ही नहीं सकता, पाई आर स्क्वायर नहीं हो सकता इस केस में। 2 पाई आर इंटू डी आर। अरे साइंस ना बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ सोचना है तुमको कि रिंग ने कितना रीजन कवर किया। तो कैसे करेंगे? हम लोग इनर सर्कमफरेंस ले लेंगे, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा ना इतना पट्टी, रिंग मिल जाएगी ना उतनी। यस। तो ये आपको सोचना पड़ता है कि हमको कैसे एरिया फाइंड करना है। तो कुछ नहीं किया हमने 2 पाई आर लिया और उस 2 पाई आर को डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गया? एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पाई आर डी आर। यहां से क्या मिल जाएगा? dm इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा डी आर। सिर्फ ये शिफ्ट कर दिया उधर, और ये जो dm है ये इस इंटीग्रेशन के इक्वेशन में जाएगा 2 में। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए मतलब इनर्शिया ऑफ डिस्क के लिए इंटीग्रेशन 0 टू r स्क्वायर dm। dm कितना है? 2 पाई आर सिग्मा डी आर। 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाता है। आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर क्यूब। आर क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आता है? अभी तक मैथ्स में हुआ नहीं है, लेकिन फिजिक्स में तो हुआ था 11th में। r⁴ अपॉन 4 0 टू r⁴n का इंटीग्रल होता है r⁴n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे r⁴ था तो r⁴+1 मतलब 4 अपॉन 4, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। ये 4 को बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 2 पाई/4 सिग्मा, और अंदर क्या बचा? r⁴। इधर अपर लिमिट मतलब जो ऊपर है वो सब्स्टिट्यूट करो माइनस लोअर लिमिट। तो ऊपर कौन था? कैपिटल R था, माइनस लोअर लिमिट। हो गया? ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा। तो आ गया आपके पास यहाँ पे इन दिस केस 1 and 2। तो ये आ गया आपके पास पाई/2। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर और r⁴। पाई बाय, तो क्या हो गया ये? mr²/2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? mr²/2। रिंग का कितना है? mr²। तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हियर इज
अगर एक्सिस भी सेम हो, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सिस वाज पासिंग थ्रू सेंटर, लेकिन एक रिंग था एक डिस्क था, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, एक का mr² है दूसरे का mr²/2 है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? करेक्ट। अब अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो समझ लो अच्छे से। रेडियस ऑफ गायरेशन, चलो यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? mr²। एक्सिस कहां से पास होता? सेंटर से। डिस्क का कितना आया? मतलब तुमको समझ में आ गया कि अलग अलग बॉडीज के लिए इनर्शिया अलग अलग है। एक सेम बॉडी के लिए भी इनर्शिया अलग अलग है अगर एक्सिस अलग जगह से पास किया तो। एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक डिस्क था, अगर इस डिस्क के केस में यहां से एक्सिस पास हो रहा है तो mr²/2, यहां से पास हो रहा है तो सेम नहीं आएगा। तो अलग अलग बॉडीज के लिए तो इनर्शिया अलग अलग है ही, लेकिन सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो भी अलग आता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो लेट अस टेक एज एन एग्जांपल, और फिजिक्स समझने के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा चाहिए नहीं होता है, सब कुछ आपको आपके आसपास में मिल जाता है। एक बॉडी है, पहले मैं एक्सिस सेंटर से पास कर रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब यही बॉडी है, सेम बॉडी है, सिर्फ मैंने एक्सिस दूसरी जगह से पास किया और रोटेट कर रहा हूँ, देखो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा है, नहीं हो रहा रोटेट। वो सेम बॉडी थी, सिर्फ एक्सिस अलग जगह से पास करा, देखो और थोड़ा सा भी धक्का दिया तो रोटेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इनर्शिया कम है। यहाँ पे सेम बॉडी है, सिर्फ एक्सिस चेंज किया, नहीं होता है रोटेट। रोटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी मेरे को, तो इनर्शिया ज़्यादा है। करेक्ट? राइट। अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। वो क्यों करते हैं एग्जैक्टली? अब तो तुम देख के बता पा रहे हो ना कि ये डिस्क है, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ एक नंबर है या फिर एक रेडियस है जो हमको बताता है कि बॉडी का टाइप कौन सा है, एक्सिस कहां से पास हो रहा है। मतलब मेरे पास अगर डायग्राम नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कौन से टाइप का बॉडी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे बता देगी कि बॉडी कौन सा और एक्सिस कहां से पास हो रहा है। तो एज अ मेजर ऑफ हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि तुम देख रहे हो जब सेंटर में से एक्सिस पास हुआ तो इस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस यूनिफॉर्म है, जितना राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में भी है। करेक्ट? लेकिन अगर एक्सिस मैंने कहीं और से पास किया तो तुम देख रहे हो एक साइड पे मास ज्यादा है, दूसरे साइड पे मास ऑलमोस्ट नहीं है। तो किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बताने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम लोग समझ लेंगे एग्जैक्टली कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कैसे करना। सो एज अ मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड about a given axis of rotation, we define a parameter known as, we define a quantity known as radius of gyration. राइट? तो समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों डिफाइन किया? हमको बताना है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वो तुमको सिर्फ पहले अभी समझ लो, आज या फिर कल के लेक्चर में तुमको क्लियर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमको कैसा हेल्प करता है बताने में कि बॉडी का शेप कैसा है, एक्सिस कहां से पास हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा तुमको। यहाँ तक क्लियर? अब हमको ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास एक आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप का बॉडी हो, ये रोटेट हो रहा है अबाउट सम एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? समेशन mi ri स्क्वायर।
So we know that the moment of inertia of a body about any axis is given by is I equal to summation mi ri square। अब अच्छे से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बॉडी है, ये रोटेट हो रहा है, इसका कुछ इनर्शिया का वैल्यू होगा ना, कुछ वैल्यू पक्का। अब मैं काम करता हूं, मैं एक्सिस को चेंज नहीं करता हूं, एक्सिस जहां पे वहीं पे है। अब ये पूरे बॉडी के मास को मैंने एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया। तो हमने क्या किया, वही बॉडी था, उसके सारे मास को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया। अब वो जो पॉइंट मास है ना, उसको इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं। तो ये पॉइंट मास भी रोटेट हो रहा है, इसका भी क्या होगा, इनर्शिया होगा। अब हो सकता है कि एक डिस्टेंस पे इसका इनर्शिया और जो ओरिजिनल मास था, जिसको मैंने अभी ये बना दिया वैसे, उसका इनर्शिया सेम हो गया। तो रिमेंबर, जो ओरिजिनल बॉडी था उसका इनर्शिया और उसी बॉडी को अगर पूरे बॉडी को एक सिंगल पॉइंट में डाल देता मैं और उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रोटेट करवाता, तो इसका भी इनर्शिया है, उसका भी इनर्शिया है। अगर ये दोनों इनर्शिया सेम हो गए तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आइडिया क्या था कि मेरे पास एक बॉडी था जो रोटेट हो रहा है, उसका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैंने पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया, उस सिंगल पॉइंट मास को मैं उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पॉइंट मास का इनर्शिया और ओरिजिनल मास का इनर्शिया सेम होगा। उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्योंकि हर डिस्टेंस में नहीं होगा, हो सकता है पहले मैंने डिस्टेंस कम लिया था, रोटेट करवा रहा हूं, इनर्शिया सेम नहीं आ रहा, डिस्टेंस बढ़ा दिया, रोटेट करवा रहा हूं, इनर्शिया सेम नहीं आ रहा, फिर डिस्टेंस चेंज किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पॉइंट मास का और ओरिजिनल मास का क्या आ गया, सेम। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, करेक्ट। तो नाउ इफ द होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ दिस बॉडी, ये जो बॉडी है उसका मास ऑफ द बॉडी is assumed to be concentrated, in a single point, and if the moment of inertia of this point mass is equal to moment of inertia किसका moment of inertia of original mass distribution, then the distance from axis of rotation is known as radius of gyration. Then the distance from axis of rotation is known as radius of gyration. अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके नोट्स में इसको मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख के दिया है। The distance from axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and at which the moment of inertia of this point mass is equal to the moment of inertia of original mass distribution, then this distance is known as radius of gyration. आ गया समझ में? तो कुछ नहीं है, एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे अगर मैंने बॉडी के पूरे मास को डाल दिया तो उसका इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे था ना। देखो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर।
तो मुझे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास इनटू के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के को हम रेडियस ऑफ गायरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। किससे करते हैं, के से, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या बन गया फॉर्मूला, इसके आगे, इस टॉपिक के आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या आ गया, I बाय एम। तो के क्या आ गया, के अंडर रूट ऑफ I बाय एम, बराबर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट मैं एक बार वापस से क्विकली रिपीट कर देता हूं, अभी अच्छे से, एकदम अच्छे से सुन लो, ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दो। बॉडी है, कोई भी शेप हो सकता है, रोटेट हो रहा है, जहां भी रोटेशन हो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक वैल्यू होती है इनर्शिया की। अगर मैंने उस पूरे के पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया और उस सिंगल पॉइंट को मैं उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बिना ऑब्जेक्ट को देखे बता देगा कि ये रिंग है कि ये डिस्क है। बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आई थी, रिंग के केस में क्या था, एम आर स्क्वायर। तो आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एम आर स्क्वायर अपॉन एम। एम एम क्या हो गया, वेरी गुड। तो क्या बचा, आर स्क्वायर का रूट मतलब क्या बचा, आर। तो के की वैल्यू क्या आ गई, तो अगर के इक्वल टू आर आया तो ऑब्जेक्ट कौन है, रिंग है, और रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सिर्फ एक वैल्यू बता के तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये रिंग है। चलो डिस्क का भी देख लेते हैं। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2। एम एम कैंसिल हो गया तो क्या आया, आर बाय रूट 2। तो अगर के की वैल्यू आर बाय रूट 2 हुई तो ये ऑब्जेक्ट कौन है, डिस्क है, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि के बाय आर का रेशो अगर 1 है तो रिंग है, के बाय आर का रेशो अगर 1 बाय रूट 2 है तो वो कौन है, डिस्क है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। एक नंबर तुमको बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जो रोटेट हो रहा है और एक्सिस कहां से पास हो रहा है। अगर मैंने के इक्वल टू आर बोल दिया मतलब रिंग है और एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ क्लियर, गुड। अब देखो, प्रॉब्लम, जब तक तुमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा ना तो तुमको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सॉल्यूशन सॉल्व किसको कर रहे हो फिर। फिजिक्स का हर एक टॉपिक इट इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट वन। अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, तो अब जाके अगला टॉपिक तुमको समझेगा। प्रॉब्लम ये था, जब तुमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया तो फाइंड किया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। फिर तुमने क्या किया, तुमने इस रिंग को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में इमेजिन कर लिया, उसमें से तुमने सिर्फ एक एलिमेंट लिया पहले और तुमने एक एलिमेंट का क्या फाइंड किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर टोटल रिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे तो क्या किया तुमने, इंटीग्रेट। ऐसा ही किया था ना, ऐसा ही किया था ना। तुमने बोला कि पहले मैं स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूं, फिर ये जो रिंग है किससे बना हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। तो मुझे अगर रिंग का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करूंगा, मतलब क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो मैंने इंटीग्रेट किया, लिखा था ना ऐसा, हमने लिखा था। फिर आर क्या था, कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि अगर मैं ये एलिमेंट कहीं और भी ले लेता तो भी डिस्टेंस क्या आता, सेम आता, सेम आता, डिस्टेंस सेम आता, मतलब आर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कहां निकाल लिया तुमने, इंटीग्रेशन के बाहर। सही है। अब प्रॉब्लम क्या समझ लो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं कहीं और लेता हूं, मान लो यहां लेता हूं, तो अब ये जो मेथड है ये चलेगा ही नहीं, ये मेथड यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, सोचो। ये जो एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, 2r डायमीटर,
और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो 0 डिस्टेंस पे है। कहीं और तीसरा एलिमेंट भी होता, कहीं पे, यहाँ पे होता, उसका डिस्टेंस ना 0 है ना 2r है। सही है, करेक्ट। तो इसका मतलब r कांस्टेंट है क्या? तो इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा क्या? नहीं, तो अगला स्टेप होगा ही नहीं, तुमसे अटक गए। तो इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तब फाइंड कर सकते हो जब सारे एलिमेंट्स सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब मैं एक जगह से देखूं तो मुझे हर जगह पे सेम डिस्टेंस पे सेम चीजें दिखनी चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो जब मेरा एक्सिस सेंटर में था तो मैं कहीं पे भी देख रहा था तो मुझे मास एलिमेंट दिख रहा था हर जगह पे सेम डिस्टेंस पे, तब हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू कर लिए। अब तो होगा नहीं। डिस्क का भी वही प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमको फिर थ्योरम बनाने पड़ते। थ्योरम, तो हमको 2 थ्योरम सीखने पड़ेंगे। एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमको बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि सेंटर के अबाउट तो पता ही है ना, ये तो तुमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन करके निकाल लिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि किसी और एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाऊंगा। अब तो हमने थ्योरम बना लिए। तो अभी देखते हैं पहला थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। सब भी सिंपल है, तो फिजिक्स का वो दिमाग से निकाल लो। अब पता नहीं मेरे को किसने भर दिया आपके दिमाग में फिजिक्स डिफिकल्ट है। नहीं है डिफिकल्ट, और अभी छोड़ो, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन एनीवन, तो आई विल जस्ट फोकस ऑन माय वर्क हियर। तो अभी देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ करना क्या है। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, नाम में एक वर्ड है, टाइटल में एक वर्ड है पैरेलल, मतलब जो तुम एक्सिस लेने वाले हो नया, वो क्या होना चाहिए? पैरेलल। गुड। अब स्टेटमेंट क्या है मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट से पहले मैं तुमको आइडिया बताता हूँ। स्टेटमेंट, तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। अब कॉन्सेप्ट बस वही है, हमारे पास एक बॉडी है, डिस्क ले लो, रिंग ले लो, सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिस्क से स्टार्ट करता हूं। डिस्क से स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है, और इसके आगे अब मैं डिनोट करूंगा IC से। व्हाट इज IC फॉर अ डिस्क? mr²/2, फॉर अ रिंग mr²। वेरी गुड, तो मुझे IC पता है। अब ऐसा है कि एक और एक्सिस है जो पैरेलल है। अब जो डिस्क है वो रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और ये जो एक्सिस है, ये सेंटर वाला एक्सिस को क्या है? पैरेलल है। हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O। तो मुझे क्या फाइंड करना है? IO। क्या फाइंड करना है? IO। थ्योरम से तुमको इतना बताता है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। बस। H क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। H क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। बराबर, ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखना है। व्हाट इज थ्योरम? IO इक्वल टू IC प्लस MH²। इसको सिर्फ तुमको अभी इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखोगे? पहली बात तो ये I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी देखो इसको लिखते कैसे है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी पासिंग थ्रू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट O इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, है ना। और क्या है? प्लस, मतलब एडिशन है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस। हो गया। इसी को थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करके लिखेंगे, प्रॉपर क्लीन वे में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे स्टेटमेंट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis
पासिंग थ्रू पॉइंट O, passing through point O is equal to बीच में क्या है, एडिशन है ना, तो is equal to sum of, किसका sum of its moment of inertia, sum of its moment of inertia about an axis passing through center। अब एक काम करो, यहां पे तुमने नाम में क्या लिखा, तो अबाउट एन एक्सिस के यहाँ पे अबाउट अ विच एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, वेरी गुड, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। तो थोड़ा सा हमारा लिखने का काम कम हो जाएगा, इधर ही पैरेलल लिख देते हैं, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एंड और किसका सम था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हो गया, स्टेटमेंट खत्म, सिंपल हो गया। अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये सही है कि नहीं किसने बोला, तो वो प्रूव करो। तो चलो अभी प्रूव करेंगे कि ये जो लिखा है वो सही है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे एक रैंडम शेप का बॉडी, किसी भी एक रैंडम शेप का बॉडी ले लेंगे, उसमें से ये है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और ये दूसरा एक्सिस, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये दूसरा पॉइंट है। यहां तक क्लियर? तो हमारे पास एक बॉडी है रैंडम शेप का, आर्बिट्री शेप का, हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूव करना है। हमने क्या किया, दो एक्सिस ले लिए, एक एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, दूसरा कहां से, दूसरे पॉइंट से जहां से हमको बॉडी को रोटेट करवाना है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों में, इसको हमने क्या नाम दिया, h, करेक्ट। अब इमेजिन कर लो कि ये जो बॉडी है इसमें एक छोटा सा मास है यहाँ पे, और एक छोटे से मास को हम बोलते हैं मास एलिमेंट। तो मास एलिमेंट कहाँ पे है, P पॉइंट पे, और इस मास एलिमेंट का मास कितना है, dm, कितना है, dm, बराबर। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, मैं वापस बता देता हूँ, याद नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मासेस की हम लोग बात करते हैं, एक होता है डिस्क्रीट मास, एक होता है कंटिन्यूअस मास। डिस्क्रीट मास मतलब मास है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं समेशन mi/ri स्क्वायर। और दूसरे टाइप का मास होता है कंटिन्यूअस, हर जगह पे मास है। उस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं, समेशन के पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, मास के पे लिखते हैं dm, और लिखते हैं साथ में r स्क्वायर। अब ये याद रखो, क्यों याद रखो, क्योंकि तुमको लगने वाला है इधर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अब ये याद रखना, बताता हूं क्यों। r मतलब डिस्टेंस, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये जो dm मास लिया ना, इसका डिस्टेंस o से मैं r मान लेता हूं, और इसी dm का डिस्टेंस c पॉइंट से मैं r मान लेता हूं, r। ओके, व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, r स्क्वायर। ये ट्रायंगल बना, यस करेक्ट, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, नो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं क्या अप्लाई कर लेता, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वेरी गुड। हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखा डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मुझे डिस्टेंस का स्क्वायर लाना है। तो क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो लाइन OC है ना, इसको एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो एक्सटेंडेड लाइन OC है
उस लाइन पे P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट को बोल देंगे D। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा था, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकता। मुझे पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस का स्क्वायर मुझे ऑलरेडी याद था। तो अगर मैं डिस्टेंस का स्क्वायर कैसे तो इक्वेशन में लाता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने क्या किया, AOC लाइन को बढ़ा दिया और P से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है CD, इसको मैं फिलहाल बोल देता हूं X। ठीक, अब बन गया तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, OPD। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPD, OPD सुना है क्या, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऐसा मतलब मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, पर मेरे को जहां तक पता है OPD वही होता है, ऐसा सुना है। आउट पेशेंट तो पक्का है, D का पता नहीं, अब तो मेरे को नहीं पता, वो शायद वही होगा। तो एनीवेज, तो ये जो ट्राइंगल है OPD, इसमें OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू ये जो OD है ये क्या है, OC प्लस CD। तो OC प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म आ गया, वो लगा लेते हैं। तो OC स्क्वायर प्लस 2OC CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। वेरी गुड, इस पे ध्यान दो। अब व्हाट इज CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब CP स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, हमने OPD तो ले लिया लेकिन CPD भी है। तो CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज CP स्क्वायर, R स्क्वायर CP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC CD प्लस CP स्क्वायर। अब एक काम करना, अब OP मतलब कौन, R0, OC मतलब कौन, H, 2H इंटू X, क्योंकि OC इज H और CD इज X, प्लस CP इज कौन, R स्क्वायर। What was the general formula of moment of inertia? Integration distance square dm, integration distance square dm, distance square distance square distance square दिख रहा है, तो भी सबको dm से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। तो एक काम करेंगे, इस सबको dm से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन R0 स्क्वायर dm इंटीग्रेशन H स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2HX dm प्लस इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm। ठीक, ये जो R0 डिस्टेंस था ये कौन से पॉइंट से था, कौन से पॉइंट से है, O से है ना, वेरी गुड, O से है। तो ये जो इंटीग्रेशन R0 स्क्वायर dm है ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कहां से, O से। H क्या था, H डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो H स्क्वायर dm। यहां पे 2H कांस्टेंट है, X dm। R स्क्वायर, ये R डिस्टेंस कहां से था, कौन से पॉइंट से था, C से। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट पॉइंट C, तो क्या है, IC है, क्या है वो, IC है। अब जब तुम इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू 0 आती है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिख देना है इंटीग्रेशन x dm इज 0, सिर्फ इंटीग्रेशन x dm इतना ही 0 आता है, बाकी नहीं आता। उसका रीजन है वो फिलहाल मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाएगा कि क्यों 0 आया। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये 0 है, बस खत्म। जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लिख देना बट इंटीग्रेशन x dm इज 0, लिख दिया, चलो ठीक है। I0 इक्वल टू H स्क्वायर। अब ये जो तुमने इंटीग्रेशन dm किया, एक बार बताओ, ये पूरे बॉडी पे यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, हर जगह पे मास था, इन सारे मासेस को मैं ऐड करता हूँ, मतलब इंटीग्रेट करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा। अरे इतना क्यों डिफिकल्ट लगता है तुम लोगों को, मेरे हाथ का मास है, मेरे सिर का मास है, मेरे दूसरे हाथ का मास है, मैं मेरे बॉडी के हर एक
पार्ट के मास को ऐड कर रहा हूं तो पूरा का पूरा मैं बन गया ना, तो पूरा मेरा मास आया कि नहीं। तो मैं सारे डीएम को ऐड कर रहा हूं तो क्या बन गया, टोटल मास। उसको तुमने कैपिटल एम बोला है, क्या बोला है, हाँ, तो ये क्या है फिर, कैपिटल एम है। ये कौन है, कैपिटल एम है, करेक्ट। सिर्फ रियल लाइफ से कनेक्ट करो फिजिक्स, नहीं तो मुश्किल होगा फिर। ये तो जीरो आ गया, तो प्लस क्या आ गया, हो गया क्या, यही तो था, आई जीरो इज आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था ना, हो गया, राइट। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप बता देता हूँ कि हमने क्या किया, और एक एग्जांपल भी लूंगा इसका मैं कि कहाँ यूज करना है इसको। हमको नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है या फाइंड कर सकते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। रीजन है, सेंटर से हर एक पार्ट होता है सेम डिस्टेंस पे, मतलब मैं IC की वैल्यू इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकता हूं, लेकिन एक्सिस कहीं और शिफ्ट कर दिया तो फिर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फिर नहीं कर सकते तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा। फिर नया है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तुमको सिर्फ ये बताता है कि अगर तुमको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तुम किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी about an axis passing through some point O is equal to sum of its moment of inertia about an axis passing through center और parallel axis है वो, and the product of mass and the square of distance between the two parallel axes। तो I0 equal to IC plus MH square। अब वो प्रूव करने के लिए हमने एक रैंडम शेप का बॉडी लिया। आप कोई भी शेप का बॉडी ले सकते हो, एक रैंडम शेप का बॉडी ले लिया। अब जो रैंडम शेप का बॉडी लिया है, यहाँ पे दो एक्सिस दिखा दिए, एक एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, एक एक्सिस O पॉइंट से पास हो रहा है। ये दोनों पैरेलल एक्सिस है और दोनों का डिस्टेंस है h। फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक मास ले लिया, स्मॉल मास dm ले लिया P पॉइंट पे, ओके। देन ये P का डिस्टेंस O से था r0, C से था r, तो ये R0 है, ये है R। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस ट्राइंगल से कोई इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकता, तो मैंने ऐसा किया कि इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। फिर मैंने ऐसा किया कि इस यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओके, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया D, तो CD डिस्टेंस को बोल दिया X। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास OPD। उस राइट एंगल ट्राइंगल में OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OD इज OC प्लस CD प्लस DP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC CD, CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज CP स्क्वायर। कितना ये CP स्क्वायर है। OP ये कौन था, R0 था, तो R0 स्क्वायर, OC ये H है, H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस R स्क्वायर। मैंने इन सबको DM से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन कर लिया, सबको DM से मल्टीप्लाई कर लिया और क्या कर लिया, इंटीग्रेट। R0 स्क्वायर DM ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट पॉइंट O। H स्क्वायर है कांस्टेंट, अंदर बचा इंटीग्रेशन DM, सारे मास एलिमेंट्स को ऐड करते गया तो मुझे पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा M। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आता है 0 और ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C। तो हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी, राइट। अब ये क्यों चाहिए, इसका पावर क्या है बताता हूं मैं आपको। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, बताता हूं कैसे। 2-3 एग्जांपल, 2 तो ले ही लेंगे, गड़बड़ नहीं। ये हमारे पास है रिंग, रिंग का है ये सेंटर, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है रिंग का कितना होता है, कितना होता है mr स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी रिंग का इनर्शिया कितना है उसी रिंग का, लेकिन इस बार एक्सिस मैंने पास किया ओ से। तो मुझे क्या फाइंड करना है, आयो, लेकिन ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है ना। हाँ, तो कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रेडियस है ना, रेडियस। हाँ, वेरी गुड। तो अभी यह बन जाएगा आई ओ इक्वल टू आई सी, लेकिन आई सी क्या था, एम आर स्क्वायर था, एम एच स्क्वायर, लेकिन एच क्या था, आर था। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2 mr², डबल आ गया, डबल। करेक्ट, मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन से फास्ट हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन करते तो बहुत टफ जाएगा। अभी तुम मैथ्स में सीखोगे इंटीग्रेशन, तब समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन से करते गए काम से इंटीग्रेशन बहुत टफ जाता है फिर। चलो ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल लो। क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। यहाँ पे आई को क्या बोला है, आई नॉट, तो क्या लिखेंगे 2mr² बाय एम, एम एम कैंसल, तो k क्या आ गया, √2r। तो जब k की वैल्यू √2r हो तो बॉडी कौन सा है, रिंग है, और रोटेट कहाँ से हो रहा है, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर। अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये अच्छे से सुन लेना, एकदम अच्छे से सुन लेना, बहुत काम की चीज है। रिंग का सेंटर के अबाउट इनर्शिया कितना था, mr²। हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, इनर्शिया में मास को गायब करो, कर दिया, बचा कौन, उसका रूट ले लो, बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन, k इक्वल टू आर। डिस्क था, डिस्क mr² बाय 2, m को गायब करो, कर दिया, बचा कौन, इसका रूट ले लो, ये बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। क्योंकि ये आगे आने वाले 4-5 लेक्चर में मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके सीईटी के 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, और अगर ये ट्रिक्स पता है तो ही इधर फोटो आएगा, क्योंकि उनको पता है, उन लोगों ने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। फिजिक्स का सीईटी का पेपर 50 मिनट भी नहीं लगते सॉल्व करने में, 50 में से 50। हाँ, प्रोवाइडेड तुम हर लेक्चर पे आ रहे हो, हर लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो, ये ट्रिक्स होते हैं। अभी हमने रिंग का देख लिया, अभी हम डिस्क का भी केस देख लेते हैं कि डिस्क के केस में अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते तो ये डिस्क है, ये सेंटर है, ये रोटेट हो रहा है अबाउट सेंटर, और ये तुमको पता है, ऐसा अजम्पशन है, mr² बाय 2। हमको इस डिस्क को रोटेट करवाना था अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये दो पैरेलल एक्सिस बन गए, दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया, h इक्वल टू r, ये है o, और हम बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं अबाउट o। तो IO विल बी इक्वल टू IC प्लस mh²। तो IO इक्वल टू IC क्या था, mr² बाई 2 प्लस mh², h क्या है, r है, mr² बाई 2 प्लस mr² बाई 2। अभी यहाँ भी देखो, ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं, ये 1/2 है, आधा होता है, वो 1 है, 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 3/2 होता है, तो ये 3/2 mr²। करेक्ट। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या हटाओ, m हटाओ, बचा कौन, 3r² बाई 2, क्या लो, रूट लो, तो अंडर रूट ऑफ 3/2r। तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2r आई, तो ऑब्जेक्ट कौन है, डिस्क है, कहां से रोटेट हो रहा है, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका रीजन है। देखो तो कड़ा होगा किसी के हाथ में, एटलीस्ट गर्ल्स के हाथ में तो होता ही है। यस, गुड, ठीक है। दो टाइप के टेंजेंट हो सकते हैं, एक ये टेंजेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसको, प्लेन ऑफ द रिंग को, और ये पता है ये भी टेंजेंट है, इट इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग,
दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो या तो बॉडी ऐसा रोटेट होगा, उस केस में हमने देखा 2mr², या फिर बॉडी ऐसा रोटेट होगा, वो हम लोग देखेंगे अभी अगले लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।